नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ टाइम। आज हमारे साथ हैं अजीत पाथरी जी, एक युवाओं का रोल मॉडल है और एक युवा चेहरा हैं। अब की बार उन्होंने हरियाणा विधानसभा की स्पीतो सीट से निर्दलीय विधायक के तौर पर इलेक्शन लड़ा है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, स्वागत है। अजीत जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपकी बार? देखो, मेरा पहला चुनाव था विधानसभा सफीदों ते निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा था। और मैं फील्ड में जिस टाइम नामांकन करा तो मैं अकेला कैंडिडेट गया था और मैंने एक जनता में संदेश देने खातिर अपना चेहरा आगे करा था कि भाई एक गरीब परिवार का बच्चा भी चुनाव विधानसभा का लड़ सका है। और मैंने वो करा है। और जिस तरीके से चुनाव पूंजीपति यहाँ पर लड़ रहे थे, एक तरफ वो थे, एक तरफ गरीब का बेटा था। और ना ही मैंने चुनाव विड्रॉ करा कहीं भी, लेकिन मैंने ये था कि भाई मैं पूरा का पूरा चुनाव लड़ूं। जी। आपने राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू किया? मेरा राजनीतिक कैरियर की बात करी जाओ है तो इसमें छात्र संगठन है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि बीजेपी की ही एक विंग लगा लो आप। जो छात्रों के जितनी भी मूलभूत समस्याएं हैं कॉलेज में, चाहे वो मतलब फीस की है, चाहे वो टॉयलेट है, बाथरूम है, या फिर बस की है, या फिर फीस वर्दी की है, एडमिशन तर लेकर साल के 365 के 365 दिन बच्चा का खातर खड़ा रहा हूँ जी। वहां तो मेरी शुरुआत हुई है। यहाँ की कौन सी ऐसी असुविधाएं थी जिसके खिलाफ आपने ये जंग शुरू की? देखो, जो सफीदों का मेन मैंने मैनिफेस्टो में लिखा था, पैरामेडिकल कॉलेज, जो कि जिसमें हजारों बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग है या फिर एक मिनी पीजीआई का लो, या फिर युवाओं का रोजगार की बात लगा लो। सफीदो जो है विकास यहाँ पर ठप पड़े थे पिछले 5-10 साल तक। और मैं ये सारे के सारे मुद्दे लेकर, और खासकर जो महिला हैं उनका खातिर किस तरीके से सिलाई सेंटर या फिर बच्चा तो कंप्यूटर सेंटर गामा में उनकी व्यवस्था हो सके, इन सारी चीज़ा ने लेकर ना मैं अपने चुनावी मैदान में उतरा था। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। देखो, मैं एक जिस तरीके से गरीब परिवार तय हूँ और मेरे पास साधन संपन्न नहीं हूँ, एक गाड़ी रही है पूरे चुनाव में। और जो अगर कोई आदमी भी आए हैं तो मैंने उन तक कहा कि भाई हम अकेले ने चुनाव लड़ना है मैंने। और मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि भाई जनता से निवेदन भी करा कि दारू प्रमोट ना करें, नशे से दूर रहें। क्योंकि बच्चा जब कोई भी इस तरीके के चुनाव आ जाए हैं तो उनकी लालसा हो जाए कि भाई दारू पैसा इस तरीके से, और उसके उनकी नीड हो वो पैसा दारू। लेकिन भाई अगर किसी का मैंने आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से बोल दिया था कि भाई अगर कोई दारू की वो रखा है तो मैंने उनकी वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका है मेरी वोट के चक्कर में उनका परिवार खत्म हो जाएगा, हाँ, करियर खराब हो उनका कैरियर खराब हो जाएगा। तो ऐसी वोट का मैं वो नहीं करूंगा। लेकिन मैंने अपना अपने क्योंकि मैं सब युवा कैंडिडेट रहा हूँ, जितने भी कैंडिडेट थे, कोई पूर्व में विधायक रहा है, कोई मंत्री रहा है। हालांकि मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जनता में मैसेज देना चाह रहा था। और मेरे गांव कवर हुए थे, लगभग लगभग 5 से 10 गांव कवर हुए थे, 72 गांव टोटल थे। लेकिन एक गाड़ी में जितना हो सका था मैं गया हूँ। अभी आगे आने वाला टाइम है वो मैं बढ़िया तरीके से एक तैयारी करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव में भर दिया फार्म और बीच में छोड़ कर भाग जाऊंगा। उसका मैंने 5 साल अगले जो है एक तपस्या करनी पड़े, और जनता में जागरूक करने की कोशिश करूंगा। और एक चेहरा बनकर आज अजीत नाम से फार्म भरा था, अजीत पात्री, तो कल एक तूफान बनका हुआ है अजीत पात्री के नाम पे। यहाँ पर आपने बड़े बड़े दिग्गजों के खिलाफ ताल ठोकी। आपको कभी किसी दिग्गज ने अपने मंच पे बुलाने की कोशिश करी? देखो, हर जगह तय बातचीत रखी गई है उनकी साइड तय। लेकिन जो मेरा कैंडिडेट रहा है, देखो, अपने जितने भी कैंडिडेट थे लगभग ठीक थे, मैं ये किसी को गलत नहीं साबित कर रहा। लेकिन जो दादा गौतम है उनका नेचर एक मतलब बहुत बढ़िया लगा। और उनका भले ही वो मुंह पे कुछ भी निकाल दे, लेकिन दिल का आदमी ठीक होना चाहिए। मंच पे तो हर कोई बढ़िया बात करेगा, बढ़िया तरीके से बात रखेगा, लेकिन जो भीतर है ना वो नहीं निकाल लगा। दादा गौतम के था उनका, वो मुंह तो बेशक बैठे हों, लेकिन दिल के बिल्कुल साफ थे। और मैं एक बीजेपी या तो परिवार लगा लो, एबीवीपी परिवार का हिस्सा था, मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ। और उसके मैंने भी इनडायरेक्ट जो चीज डायरेक्ट जाकर करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन टाइम ये कब था कि भाई इनडायरेक्ट मैं सपोर्ट करूँ, वो मैंने कोशिश करी है कि भाई मैं इनडायरेक्ट उस कैंडिडेट ने सपोर्ट करूं। हालांकि जसवीर देसवाल हैं, बहुत बड़े एक पूंजीपति भी हैं, उनका भी सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है। बच्चन सिंह आर्य पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और फिलहाल विधायक भी रहे हैं कई बारी। और सुभाष गांगुली हैं, सुभाष गांगुली ने बहुत मेहनत करी है। और उनका थोड़ा मेरे को दुख भी हुआ कि भाई मंत्री की ख्वाहिश लेकर एक निकले थे।
लेकिन चुनाव हार गए कहीं ना कहीं। मैंने थोड़ा सा फील होया कि भाई मैं तो एक शुरुआत है मेरी तो करियर की, और मैंने इतना फील उनका बारे में होया कि भाई वो जनता ने दारू पी, पैसे लिए, इस तरीके के। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा कि भाई आगे जो भी, और कैंडिडेट से भी निवेदन करूंगा कि भाई दारू प्रमोट ना करें कदे भी। इससे घर भी खराब हुआ है, इमेज भी खराब हुआ है, कैंडिडेट की खुद की भी इमेज खराब हुआ है। एक बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ो भाई, वो चुनाव बढ़िया बेटर होगा। अगर आप इमेज पर चुनाव लड़ोगे ना, और जितना भी चुनाव कैंपेनिंग रही वो मैंने बता दिया था कि भाई अगर 100 आदमी गाड़ियां काफिला में चल रहे हैं ना, तो वो किसी लोभ लालच में चल रहे हैं। ये मेरे गली क्यों लगेगा? मैंने देखो पहले बार निकला हूँ चुनाव में, तो मेरे साथ जुड़ दिया लोगों ने, बहुत सारी दिक्कत होंगी। एक दूसरा नेता है उसने वो टारगेट करेगा भाई तो जीत गया था, हालांकि मेरा खुद का भी उतनी है भाई, उसके गिल रहा है। अगला डरदा डरदा तो गिल्ली लागेगा, वोट करना चाहता होगा जब भी नहीं। और माहौल जब उठा करे, जब जनता एकदम गिल्ली आ जाओगी, वो ही मैं 5 साल पूरी की पूरी तपस्या करूंगा। किसी ने भी टारगेट में नहीं लेकर आऊंगा, कोई आदमी ने कि भाई मेरे गिल है तो दूसरा कैंडिडेट टारगेट करेगा। एकदम पूरा का पूरा तूफान बनकर ना होगा कि भाई अजीत पाथरी हो, इस तरीके से मैंने तब करना है। पूरे के पूरे 5 साल में दूंगा, जो जो कमियां है उसके, मेरी शुरुआत है, मैं उन कमियां ने पूरी करने की कोशिश करूंगा। और जो पैसा कह रहे हैं, मैं इतना तो कोशिश करूंगा कि मैं संपन्न हो जाऊं इन 5 साल में, कि भाई जो मैंने फेस करी है चीज, वो मैं पूरी के पूरे कम से कम 10-15 गाड़ी अपनी पर्सनल लेकर चल पाऊं, इस तरीके का मैं कोशिश में रहूंगा। अजीत जी, युवाओं को लेकर आपकी क्या सोच है आने वाले टाइम की? देखो युवा जो है एक रीढ़ की हड्डी है, और युवा वोट बैंक 65% है अगर बात करी जाए। और युवा का जो मार्गदर्शन है, मैं चाह रहा था कि भाई एक युवा का मार्गदर्शन बन पाऊं सफीदुल कादर, लेकिन आशीर्वाद इस टाइम नहीं मिल पाया। हालांकि लोग चाह रहे थे वोट में कन्वर्ट करें, उनका मन भी था वोट करने का। लेकिन बात यहाँ पर है कि दो पार्टियां में चुनाव था, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। और हर कोई चाह रहा था कि भाई या तो बीजेपी हो, एक जाट और नॉन जाट का पूरा चुनाव गए हैं, पूरा हरियाणा की बात करें तो, या कहीं ना कहीं एक कांग्रेस ने अपनी छवि सुधारनी भी पड़ेगी आने वाले टाइम में, नहीं तो इसका और भी नेगेटिव परिणाम होगा। एक तो उड्डा जो फैक्टर रहा है, एक ही नेता तैयार करोगे ना आप पूरे हरियाणा में, तो कदे भी सीट नहीं निकाल पाओगे। आपने और बिरादरियां तभी तवज्जो देनी पड़ेगी, चाहे वो दलित दलित नेता है, चाहे वो बैकवर्ड नेता है, आपने वो आगे फ्रंट में लेकर आना पड़ेगा। अगर इस तरीके से काम नहीं करोगे और बूथ पे काम नहीं करोगे, तो आपकी पार्टी कदे भी ग्रोथ नहीं कर पाओगी। हालांकि मैं इस टाइम, मेरा जो मन की बात है, मैं किसी भी पार्टी में जाने की इच्छा नहीं है। टाइम तो चलो आगे का तो कुछ भी हो, लेकिन इस टाइम मेरा है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट रह के, भले ही मैं जैसा भी हूँ, हर एक गांव में टीम बनाऊंगा अपनी, महिला की अलग, युवा की अलग, और उस तरीके से मैं काम करूंगा। और सामाजिक जो काम है कि भाई अगर मौका मिला तो विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, अगर मौका नहीं मिला तो रोड पर संघर्ष करता और नजर आऊंगा। जिस तरीके से पहले जीवन यापन रहा है मेरा, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा। जिस तरीके से सामान्य रहा हूँ मैं उस तरीके से रहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा मैं नेता हूँ नहीं कि भाई मैं गाड़ियां में चालू या फिर इस तरीके से रहूं। मैंने जनता के बीच रहना है, और अपने हर जगह पे चाहे मैंने छोटा काम करना पड़ो, देखो काम बिना तो नहीं चलेगा। जो मेहनत है अपनी नखुना की, उनने तो काम चलेगा। और ठगी और इस तरीके की चीज मैंने कभी भी सीखी नहीं है जिंदगी में। भले ही कितने भी लोभन प्रलोभन चुनाव में आए हो, मैंने वो एक साइड रख दिए थे, और मैंने संदेश देना था जनता तक कि भाई मैं एक मैदान में हूँ। अगला जो भी है उन्हें डिसाइड करना है भाई, एक्सेप्ट करना है या फिर इग्नोर करना है। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा हल्का। जी, आपने एक बुराई के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। आपने उस बुराई की जंग में किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखो परेशानियां तो भाई साहब बहुत ज्यादा आई हैं, लेकिन मैं खुश भी हूँ। देखो जिस टाइम घर से निकला, अब आप हो मेरे साथ, चुनाव उसमें रहोगे, कैंपेनिंग में रहोगे। अगर मैं आपका ही नहीं कर पाऊंगा, चाय पानी का रोटी का, तो आप भी एक दिन रह लोगे, 2 दिन रह लोगे, तीसरे दिन नु कह दोगे कि भाई कुछ नहीं, खत्म है। मैंने इस तरीके की, मेरा था ये सारी चीजें उसके हैं, मैं इसलिए चुनावी मैदान में अकेला उतरा कि भाई संदेश दूं। आने वाला टाइम जो होगा ना, वो एक बहुत बढ़िया तरीके का होगा। और जो आदमी मेरे खातर निस्वार्थ भाव से गिल्ली लागेंगे ना, वो एकदम या लगा लो काफिला भी उनका होगा। मैं दारू वाला न तो मैं आज भी कहने लग रहा हूँ कि भाई कदे भी आसपास नहीं लागने दूंगा। भले ही चुनाव में मेरा रिजल्ट कुछ भी रहो, जीरो रहो, लेकिन घर खराब करने वाला काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। चुनाव के और भी बहुत सारे जरिए हैं, महिला ते मिठाई बांटो भाई, उनकी जो मेन समस्या है उनका समाधान करो भाई, उनने के दिक्कत आ रही है उनका सॉल्यूशन करो। अगर आप चाह रहे हो कि भाई चुनाव में जाओ
और एक धन का बलबूते पे, दारू का बलबूते पे चुनाव जीतोगे, वो मैंने सब बेहाल नहीं लगता। मैं एक ईमानदारी से चुनाव लड़ा है और आने वाले टाइम है जो अगले 5 साल हैं उनमें तब करूंगा और एक बढ़िया तरीके से चुनाव में अपना रखूंगा, अपने आप में रखूंगा। हरियाणा में अब की बार कांग्रेस जनता से एक हिसाब मांग रही थी, जनता से भी सरकार से एक हिसाब मांग रही थी। कौन सा हिसाब था वो जो सरकार से मांग रही थी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी अब की बार? देखो, कांग्रेस पार्टी जो हिसाब मांग रही थी ना, वो किते न किते उन अपोजिट पड़ जाता कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि मैं किसी भी पार्टी का नू नहीं हूँ कि इस टाइम पदाधिकारी हूँ या फिर किसी का फेवर कर रहा हूँ, क्योंकि कई सारी कमियां उनके अंदर हैं। उड्डा फैक्टर लगा लो आप, अगर एक व्यक्ति राजनीति करेगा और किसी दूसरे बंदे के बारे में नहीं सोचेगा। देखो, कई सारे और भी होया करे हैं राजनीति में, है ना। मैं वोट मांगने जाऊं था तो जाति सबसे पहले, वैसे तो जातिवाद कह रहे कि खत्म हो गया, लेकिन जातिवाद हर जगह है। गांव में गया, हाँ भाई कौन सी जाति पे है, और अगर जाट बिरादरी का है तो उसने आदमी सपोर्ट करेंगे, अगर ब्राह्मण समाज का है तो उसने सपोर्ट करेंगे, अगर दलित समाज का है तो उसने उनकी बिरादरी सपोर्ट करेगी। ये एक मानसिकता लोगों का मन में है और ये जातिवाद वाला जो जहर है, जो हाँ खत्म होना चाहिए। क्योंकि देखो, आदमी तो एक भगवान ने बना के भेज दिए। जो टैग लगाए जाओ वो नीचे आने के बाद लगाए हैं। उनका खून में किते भी नहीं है कि भाई ये दलित है या फिर ये जाट है या फिर ये ब्राह्मण है। जाट बिरादरी भी ऐसी नहीं है कि भाई गलत है। उसका ये मन में लोग आके हमें डाउट क्रिएट कर रखा है। जाट बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से भाईचारा बना निभावे हैं। ब्राह्मण बहुत सारे ऐसे हैं जो बढ़िया तरीके से अपना भाईचारा निभावे हैं, और कई सारी बिरादरी हैं। लेकिन एक आध बिरादरी में एक आध नीच आदमी हो जावा है जो सारा का सारा मामला खराब कर दे है और समाज ने जोड़न तोड़न का काम करे है। तो मैं जातिवाद के ऊपर उठ कर ने चुनाव में उतरा था और सर्व समाज खातर लड़ाई लड़ी है। और आगे भी मैं दादा गौतम हैं जो अपने विधायक हैं, उनसे भी कहना चाहूंगा कि भाई मेरा काम है आवाज उठाना, और जितनी भी हल्के की समस्या रहेंगी मैं उन्हें कलेक्ट करूंगा और सरकार का शामिल लेकर आने का काम करूंगा, चाहे भले ही मैंने रोड पर बैठ कर करना पड़े। अगर यहाँ तक काम नहीं होगा तो फिर मैंने आवाज उठानी पड़ेगी। मैं फिलहाल अजीत जी, आप भविष्य में विधायक बनते हो, एमपी बनते हो, तो आप महिलाओं के लिए क्या करना चाहोगे? देखो, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो उनकी मतलब सिक्योरिटी, जो अभी कई सारे हादसे हो रहे हैं कई कई जगह, सबसे पहली प्राथमिकता उनकी हो रही होगी। और जैसे बच्चे कई बार कॉलेज में जाए हैं तो इतनी भीड़ हो जाए है कि उन्हें लटक पटक कर नहीं जाना पड़ा, जान माल की हानि। तो इस तरीके की व्यवस्था करेंगे कि एक स्पेशल बस हो जिसमें आरामदारी से बैठ के जा सकें। और जो उनके सिलाई सेंटर गामा में उन्हें भटकते फिर रहे हैं, कहीं सफीदो जाना पड़े, कहीं सिटी में जाना पड़े, तो और गांव में एक ऐसी व्यवस्था होगी, सिलाई सेंटर भी होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और उनके जो सीएससी वाले काम हो रहे होने चाहिए उनके घर बैठे होंगे कि भाई हर एक गांव में ऐसी व्यवस्था करी जाए, बिना पैसे के उनके के सारे फॉर्म इस तरीके के भरवाए जा सके। और एक जितनी भी मेरे तक हो पाओगी वो मैं कोशिश करूंगा कि महिला खातर जो आखिरी पंक्ति में बैठे हैं उनका खातर वो सारी चीज पहुंचाऊं। देखो, अभी कोई नेता है, मैं नेता हूँ, मेरे जो निजी आदमी होंगे 100 200 500 हजार, नेता पहले क्या करेगा, उनके काम कटवाऊंगा, भाई थारे काम कटवाऊंगा। लेकिन मैं, मेरी मानसिकता ये कब है कि जो लास्ट पंक्ति में बैठा है ना वोटर, उस तक सुविधा किस तरीके से पहुंचा सके हैं, वो जब पहुंचा पाओगे जब आप अपना निजी स्वार्थ छोड़ोगे और एक पूरा पूरा हल्का ने या फिर हरियाणा ने सम्मान लेकर चलोगे, जब आपकी बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी। अगर निजी स्वार्थ और अपने मतलब परिवारवाद इस तरीके की चीज लेकर चलोगे तो मैं उस आदमी ने नेता नहीं मानता। और ये चीज लगातार मैं देखता लग रहा हूँ, हरियाणा में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो अपने निजी निजी आदमी आके काम करें। अगर मैंने मौका मिला ना तो मैं वो सारी पॉलिसी चेंज करने की कोशिश करूंगा। चिकित्सा को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है? देखो, चिकित्सा अपने जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल हैं, अगर यहाँ पे मिनी पीजीआई आंदा तो उसके जितने भी लोग हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े हो। चाहे वो रोहतक पीजीआई है और एक अपना खानपुर पीजीआई है, आसपास ये पीजीआई है। अभी एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे लेके जाओगे सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ व्यवस्था है नहीं इतनी ज्यादा, उसके बाद खानपुर रेफर करेंगे, इतना उसका है उस व्यक्ति की डेथ हो ले। तो मैं चाह रहा था कि भाई यहाँ पे मिनी पीजीआई आना था तो यहाँ पे आना चाहिए था। ये नेता की कमी रही है कि वो मजबूत नेता नहीं चुन रहे थे। अगर मजबूत नेता होता तो डंके की चोट पे मजबूती के साथ खड़े होकर ने यहाँ पर रखवास किया था। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि मैं रखवाऊं पैरामेडिकल को, लेकिन पावर में हाथ नहीं था मेरा, और जन समर्थन की भी जरूरत पड़ा अगर है तो मैं एक परिवार जोड़न का मैं लग गया। जो भी मैंने परिणाम मिले हैं
वो मैंने सिर माथे लगा लिए, चाहे परिणाम जो भी रहा हो। हालांकि मैं जो सोच रहा था उस तरीके का परिणाम नहीं रहा है, क्योंकि टाइम लगा है हर आदमी ने समझने खातर। हाँ, और अभी वो देखो कहाँ तक मैं 5 साल अगले हैं किस तरीके से दे पाऊंगा। हालांकि मैं इतना संपन्न नहीं हूँ। एक तरफ तो मैंने परिवार का भी सोचना पड़ेगा, मेरे परिवार भी है, उनका भी कहीं ना कहीं रोजगार सेट करना है भाई। मैंने खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, रोजगार खुद का भी देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ जनता का भी देखना पड़ेगा। और जनता के काम भी मैंने कहीं ना कहीं करवाने पड़ेंगे, जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनके मैं काम भी करवाने की कोशिश में रहूंगा। हमारे हरियाणा के युवा, बहुत सारे युवा विदेश जा रहे हैं, उस पर आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि भाई जो विदेश बच्चे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ये लगा लो बेरोजगारी फैक्टर मायने रखा है। अगर यहाँ पे ऐसी पॉलिसी लगाए हैं और उसका सरकारी ना दे पाओ हर आदमी, क्योंकि बहुत सारे सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग बच्चे लाइन में हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाओ तो एक ऐसी व्यवस्था हरियाणा में होनी चाहिए, भारत में होनी चाहिए कि उन्हें विदेश ना जाना पड़े और यहाँ की यहाँ अपना पालन पोषण और रोजगार की व्यवस्था कर सकें। देखो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर लोग जा रहे हैं, वहां की भी तो कानून व्यवस्था देखो, रोजगार प्रोवाइड जब बाहर के लोग वो दे रहे हैं, तो भारत ने भी ऐसा विकसित होना पड़ेगा इस तरीके से कि भाई यहाँ के बच्चे यहीं पर सीमित रहे, कहीं बाहर ना जाएं। ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या है, यहाँ पे क्या करना चाहोगे अगर आप राजनीति में आते हो तो? सीसीटीवी कैमरा हर गांव में, हर मोड़ पर सीसीटीवी कैमरा होंगे, क्योंकि अगर कोई आरोपी है इस तरीके का है तो चोरी में भी कई सारी वो फुल स्टॉप लगेगा, और जो गुंडागर्दी है उनमें भी फुल स्टॉप लगेगा, और जो महिला ये छेड़छाड़ की नौबताएं हैं उनमें भी फुल स्टॉप लगेगा। और कई सारे ऐसे अपराधी हुए हैं जो अपराध की बाट में रहे हैं। और अगर हर जगह सीसीटीवी होंगे और पूरा का पूरा हल्का सीसीटीवी तक वो होगा, तो वो सारे रोकथाम लग जाओगी, तुरंत की तुरंत लगेगी। उन पर मैं पूरा का पूरा फोकस करूंगा। और जो अपने कर्मचारी हैं, देखो एमएलए मंत्री हैं, वो पेंशन ले हुए हैं अपनी, बुढ़ापा तक उनकी पेंशन चला है। एक कर्मचारी है तो क्या भाई उनकी पेंशन बंद कर देगी? उनकी भी तो होनी चाहिए। तो इस तरीके की मैं पॉलिसी लेकर आऊं, ज्यादा नहीं तो कम, इतना तो उनका होना चाहिए कि भाई जो 4 गुना दे रहे थे तो उसका 1 गुना दो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी कुछ करो। ये व्यवस्था मैं करने की कोशिश करूंगा। अगर आने वाले टाइम में इन फ्यूचर मौका मिला है तो विधानसभा में इस तरीके के मुद्दे उठाना चाह रहा था। और जो बिजली बिल है, पानी बिल है, वो भी एक जो यूनिट का हिसाब है, 100 यूनिट 200 यूनिट, इस तरीके से बहुत कम लेना चाहिए या तो फ्री कर देना चाहिए जो लोग बीपीएल के अंदर आ रहे हैं, जो इस तरीके के जीवन यापन कर रहे हैं। अगर समाज को ऊपर उठाना है ना तो इस तरीके से उठ पाओगा। और एक मुद्दा ये है कि भाई डीएससी का लगातार चल रहा था, डीएससी वर्गीकरण, और मैं संदेश भी देना चाहूंगा सरकार से कि भाई जो लोग शोषित हैं और उनको जरूरत है डीएससी वर्ग की, उनको वो वर्ग दे देना चाहिए, वो सारी चीज दे देनी चाहिए। और कई लोग इनका विरोध कर रहे थे। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक परिवार में 2 भाई हैं, एक अमीर है, साधन संपन्न हो चुका है, एक गरीब है, तो उसको इक्वल ले कान खातर अगर उस तक कहीं ना कहीं हेल्प हो सके तो करनी चाहिए थी, ना कि उनका विरोध करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई इस तरीके से समाज को एक पार्डन का काम नहीं करना है। अगर कोई शोषित वर्ग है तो उसको वो चीज दे देनी चाहिए, चाहे भले ही वो किसी भी बिरादरी में है, मेरी या खुद की एक सोच है। यहाँ पे हरियाणा में क्या हुआ है कि फैमिली आईडी में इनकम बढ़ाकर गरीबों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे? ऐसा कुछ लगा है मेरे को, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो साधन संपन्न है, बढ़िया ब्योत है, उसके बाद बीपीएल का फायदा उठा रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो गरीबी हालात में हैं और उनकी इनकम 10-10 लाख रुपए, 15, उनको लाभ नहीं मिल रहा। सरकार पॉलिसी अच्छी दे रही है, दोबारा समीक्षा होनी चाहिए इसके ऊपर। समीक्षा होनी चाहिए, सरकार पॉलिसी अच्छी दे रही है, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंच ध्यान कई सारी कड़ी जुड़ी और है, वो कड़ी न दूर करो। और बढ़िया तरीके से एक व्यवस्था बनाओ कि भाई हाँ इस आदमी तक यह चीज पहुंचनी चाहिए थी और पहुंची है। अगर इसी व्यवस्था होगी तो वोटर अपना फ्रंट में आओगे, वोट भी करेंगे। और मैं आपका चैनल जो आप इस तरीके की आवाज उठा रहे हो, देखो हर कोई चैनल नहीं उठाता, लेकिन आपका चैनल जो आवाज उठा रहा है, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर भी होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी तक पहुंचे। उसके कई सारे चैनल हुए कि भाई इग्नोर कर दे हैं इन बातों ने और वो अपना पर्सनल बेनिफिट देखें, लेकिन आप सामाजिक एक मैं सामाजिक लगा लो, लड़का हूँ, एक युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू करा है और कोई नहीं सोच रखता कि भाई इंटरव्यू करें, तो आप बधाई के पात्र हो जाए इस चीज के भी।
साथ हैं अजीत अजीत जी, उन्होंने हर जवाब का बड़े अच्छी तरीके से जवाब दिया। अजीत, इसलिए एक निवेदन और है मेरा जनता से कि भाई जो आदमी अगर मेहनत कर रहा है हल्का में, और पार्टियां तक भी निवेदन है कि उसको आगे लेकर आना चाहिए, ना कि पूंजीवादी लोग आते आप टिकट दोगे ना तो मेहनत करने वाला लड़का है जो आदमी है वो बिछड़ जाओगा, और जातिवाद तो ऊपर उठ कर अगर टिकट दोगे तो कितने न कितने आपकी पार्टी भी ग्रोथ करेगी और हल्का भी एक सुरक्षित अथम होगा। और मैं सफेदो हल्के की एक उम्मीद करूँ हूँ कि बढ़िया नेतृत्व मिले यहाँ पे, और अगर कोई दिक्कत आ है तो मैं खड़ा हूँ, भले ही कहीं भी आवाज उठानी पड़े, रोड पर उठानी पड़े, कहीं भी उठानी पड़े, मैं उठान खातर तैयार हूँ। और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सपीदो हल्के के युवाओं से खास कर कहना चाहूंगा कि अजीत जी के साथ जुड़ें और इसका साथ दें।